नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मुख्य भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के सिलेबस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक जो सीजीएसआई का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसका अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि हिंदी से 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि संपूर्ण हिंदी, अर्थात संपूर्ण हिंदी कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको हिंदी के सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने हैं। तो इस आधार पर इसका सिलेबस क्या हो सकता है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन होगा तो और मैं एक आध और वीडियो बनाकर और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो बोला गया है कि संपूर्ण हिंदी से 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके हिसाब से सिलेबस क्या होना चाहिए आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और इन सभी टॉपिक को आपको कवर अप करने हैं अच्छे से मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ने हैं मेंस के एग्जाम के लिए। चलो देखिए, सबसे पहले पढ़ना है भाषा बोध के बारे में। भाषा बोध में क्या क्या चीज को पढ़ना है कि आखिर भाषा किसे कहा जाता है, भाषा की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं। यहां से आपका यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा को सीखने के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम, यहां से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास होता है, श्रवण, वदन, पठन, लेखन, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कौन से कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का, तो आपको इसको भी पढ़ना है। व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, इसको भी पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है बोली की विशेषताएं, आखिर बोली किसे कहा जाता है। जैसे भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहा जाता है, तो बोली किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से बोली का प्रयोग किया जाता है। और ये जो बोली है आपके छत्तीसगढ़ के जनजाति के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जनजाति के द्वारा कौन कौन से बोलियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सीजीजीएस के पॉइंट ऑफ से भी, है ना। उसके बाद पढ़ना रही विभिन्न बोलियां कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से बोली का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ही इस भाषा बोध में पढ़ना है भाषा की विशेषताएं। क्या पढ़ना है, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से भाषा की कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सी भाषा की विशेषताएं नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो भाषा बोध में क्या क्या, भाषा की परिभाषा, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ये पढ़ना है। व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, बोली किसे कहा जाता है, बोली की विशेषताएं क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर भाषा की विशेषताएं क्या है, हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है ना जी कि निम्न में से कौन सा भाषा की विशेषताएं हैं कौन सा नहीं है करके। चलिए और क्या क्या पढ़ना है भाषा बोध में, होपफुली समझ में आया होगा। और क्या क्या पढ़ना है भाषा बोध में, भाषा बोध में हमको पढ़ना है भाषा और बोली में अंतर, आखिर भाषा और बोली में अंतर क्या होता है ये पढ़ेंगे। और भाषा के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाषा के विभिन्न स्वरूप। और भाषा के विभिन्न स्वरूप में पढ़ना है कि राजभाषा किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहा जाता है, मानक भाषा किसे कहते हैं, स्रोत भाषा क्या होता है, लक्ष्य भाषा क्या होता है, शास्त्रीय भाषा क्या होता है। वर्तमान में हमारे भारत में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये सबको हमको पढ़ना है भाषा के विभिन्न स्वरूप में, अर्थात राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और शास्त्रीय भाषा के बारे में। ठीक है, किस किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, किस किस वर्ष दिया गया है, और शास्त्रीय भाषा प्राप्त करने के लिए एक भाषा में क्या उसमें गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या होने चाहिए जिसके आधार पर उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ये सब पूरा पढ़ेंगे किसमें, शास्त्रीय भाषा में। समझ में आ गया। और इसके बाद देखो भाषा का मानकीकरण। ठीक है, आखिर भाषा का मानकीकरण क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब भाषा को उसके बोली रूप से विकसित करके मानक भाषा का रूप देते हैं तब उसी को बोला जाता है भाषा का मानकीकरण। ठीक है, तो भाषा का मानकीकरण क्या होता है ये पढ़ना है। और भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भाषा के मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार होता है। कौन कौन से, जो आपका मौखिक भाषा हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा आपका लिखित भाषा हो जाएगा, और तीसरा कौन सा होता है आपका सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इन तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है। और यहां क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कुछ कंडीशन दे देगा कि जैसे एक नेता है अपने सभा को संबोधित कर रहा है तो वो कौन से भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू
इंटरव्यू से, अर्थात जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कौन से भाषा का प्रयोग कर रहा है। कोई व्यक्ति रेडियो से समाचार सुन रहा है तो कौन से भाषा का वहां प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा के प्रकार में हमको पढ़ना है मौखिक भाषा के बारे में, लिखित भाषा के बारे में और सांकेतिक भाषा के बारे में, ठीक है। तो भाषा बोध में इन सभी टॉपिक को हमको कवर अप करने हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा को सीखने की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। बोली किसे कहा जाता है, भाषा और बोली में अंतर, बोली की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा के विभिन्न स्वरूप में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, शास्त्रीय भाषा, ये सब पढ़ना है। उसके बाद भाषा का मानकीकरण कैसे होता है, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये सभी टॉपिक को पढ़ने हैं किसमें, भाषा बोध में। समझ में आ गया। और जैसे ही आप लोग भाषा बोध का टॉपिक कंप्लीट करोगे, इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा आपका व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण। इसके बाद आपको पढ़ना है व्याकरण, अर्थात भाषा बोध को कंप्लीट करने के बाद आपको व्याकरण पोर्शन में चलना है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब ये 3 अंग कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। व्याकरण के आपका 3 अंग होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखो, जब आप वर्णों का अध्ययन करोगे, जब आप वर्णों का अध्ययन करोगे तब उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण विचार कहा जाता है। जब शब्दों का अध्ययन किया जाता है तब उसे बोलते हैं शब्द विचार कहते हैं। और वैसे ही जब वाक्यों के बारे में अध्ययन करोगे तो उसको कहा जाएगा वाक्य विचार, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है, शब्दों का अध्ययन शब्द विचार कहलाता है और वाक्यों का अध्ययन वाक्य विचार कहलाता है। तो ये सब चीज को पढ़ना है किसमें, व्याकरण में। अब व्याकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। वर्ण विचार, देखो वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए वर्ण की परिभाषा, आखिर वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है, हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर की संख्या कितनी है और स्वरों का उच्चारण कहां से होता है। वैसे ही व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है और व्यंजनों का उच्चारण भी कहां से होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ये जो वर्ण विचार है ना जी, इसको हिंदी का क्या बोलते हैं, आत्मा कहते हैं, है ना, आपको हिंदी में व्याकरण का। क्योंकि ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है अगर उसमें हिंदी का सिलेबस है तो वर्ण विचार से क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ण विचार बेस है। अगर वर्ण विचार आपको अच्छे से आ रहा है तो आप संधि बना लोगे, अच्छे से समास बना लोगे, उपसर्ग बना लोगे, प्रत्यय बना लोगे, ठीक है। तो इसीलिए वर्ण विचार को अच्छे से पढ़ना है। और अभी हाल ही के एग्जाम में भी आपका सीजीपीएससी का जो प्रारंभिक पेपर हुआ था उसमें वर्ण विचार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए, तो वर्ण विचार जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो वर्ण विचार पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है शब्द विचार के बारे में। आखिर शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना देखते हैं। शब्द विचार में पढ़ना है कि आखिर शब्द किसे कहा जाता है, किसे शब्द कहते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर शब्द निर्माण की विधि। देखो आपको सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी आप जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो सबसे पहले आपको 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, सिलेबस आपको पूरा उस विषय का पता होना चाहिए। दूसरा चीज, उस विषय से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं या कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। और तीसरा चीज क्या, उस विषय को आपको कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है। जब भी आप कोई भी नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखकर करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिलेबस का आपको नॉलेज होना चाहिए, बोल रहा हूं। तो यहां आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द निर्माण की विधि है, और पूछा भी गया है। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों क्या है, आपका शब्द निर्माण की विधि है, अर्थात इसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हमको पढ़ना है शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की इकाई में क्या क्या पढ़ना है, लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द परिवर्तन की इकाई है। तो शब्द परिवर्तन इकाई में कौन कौन से आते हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। शब्द निर्माण की विधि में हमको पढ़ना है संधि के बारे में। आखिर संधि क्या होता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, आप सभी को पता होगा। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर मैं पुनः स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है। तो संधि के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, पूरा नियमों को पढ़ेंगे। समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि समास किसे कहते हैं, समास के अवयव कौन कौन से होते हैं, समास कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी को पता होगा कि ऐसा वाक्यांश या ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग किसे कहा जाता है, प्रत्यय किसे कहा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय के बनाने के नियम कौन कौन से होते हैं, इस सबको पढ़ना किसमें, शब्द निर्माण की विधि में।
समझ आ गया जी। उसके बाद पढ़ना है देखो शब्द परिवर्तन इकाई, लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। काल के बारे में अच्छे से पढ़ना है हमको। वचन, एक वचन और बहुवचन, कैसे कैसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, नियमों को पढ़ना है। फिर कारक के बारे में पढ़ना है कि कारक किसे कहा जाता है, कारकों की संख्या कितनी है ना, और कारक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इन सबको हम लोग को अच्छे से डील करना है, या इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। डेफिनेटली यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उसके बाद पढ़ना है विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या पढ़ोगे, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। सर्वनाम किसे कहा जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के बारे में पढ़ोगे। क्रिया किसे कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कौन सा है, सकर्मक क्रिया कौन सा है, कैसे पहचानते हैं, ये सबको पढ़ना है किसमें, विकारी शब्द में। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेगा कि शब्द निर्माण की विधि कौन कौन सा है, तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चारों शब्द निर्माण की विधि में आता है। पूछेगा कि शब्द परिवर्तन की इकाई कौन कौन सा है, लिंग, वचन, काल और कारक, ये क्या है, चारों शब्द परिवर्तन की इकाई, अर्थात इन चारों के द्वारा आप शब्द को परिवर्तित कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकारी शब्द कौन कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो ये चारों जो है आपके विकारी शब्द में आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां पास क्रिया विशेषण दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। जो क्रिया विशेषण होता है वो आपका अविकारी शब्द में आता है, और इसी अविकारी शब्द को अव्यय के नाम से भी जानते हैं। जो अभी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, सीजीपीएससी अभी जो एग्जाम हुआ उसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है, ऐसा करके, या उसमें पूछा गया था अव्यय कौन सा है, तो अविकारी शब्द को ही अव्यय के नाम से जानते हैं। और अविकारी शब्द में क्या क्या पढ़ना है, क्रिया विशेषण के बारे में, संबंध बोधक के बारे में, समुच्चय बोधक के बारे में, और आपका विस्मयादि बोधक के बारे में। तो ये सबको पढ़ना हमको अविकारी शब्द में, ठीक है जी। उसके बाद शब्द विचार में ही और क्या क्या चीज को पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। विलोम शब्द जिसको विपरीतार्थक शब्द के नाम से जानते हैं, जिसको उल्टा शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, कोई एक शब्द होता है जिसके बहुत सारे अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। समन्वयचारी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण तो समान होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसको पढ़ना है। उसके बाद तत्सम तद्भव क्या होता है ना, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, कैसे पहचान करें कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, ये सब देखना है। उसके बाद वर्तनी शुद्धिकरण, वर्तनी शुद्धिकरण में भाई शुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, या कोई वाक्य देगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऐसा, ठीक है। इसके साथ साथ पढ़ना है आपका ये विदेशज शब्द, विदेशज शब्द पढ़ना है आपका, देशज शब्द पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिक को कवर अप करने किसमें, शब्द विचार में, ठीक है। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है शब्द विचार में। और जैसे ही आप अपना शब्द विचार कंप्लीट करोगे, इसके बाद पढ़ना है किसके बारे में, वाक्य विचार के बारे में। किसके बारे में जी, वाक्य विचार। और वाक्य विचार में क्या क्या को पढ़ना है, आखिर वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहां पर दिया गया देखो, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। फिर रचना की दृष्टि से कौन कौन से वाक्य के भेद होते हैं, जैसे सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से कौन कौन से वाक्य के भेद होते हैं, जैसे विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, है ना। और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित नियम, तो इन सबको हमको पढ़ना है किसमें, वाक्य विचार में। किसमें, वाक्य विचार में। और जैसे ही आप वाक्य विचार कंप्लीट करोगे, वाक्य विचार के बाद आपको चलना है किसमें, अलंकार एवं प्रकार। देखो व्यापम एग्जाम ले रहा है तो व्यापम क्या करता है, रस, छंद, अलंकार, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन करता है। अगर मैं सीजीपीएससी की बात करूं तो सीजीपीएससी में रस, छंद और अलंकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो व्यापम ले रहा है इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा रस, छंद, किससे, रस, छंद और अलंकार से। तो अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, अलंकार किसे कहा जाता है, ठीक है, अलंकार किसे कहा जाता है, और अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, उभयालंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, छेकानुप्रास, वित्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये सब आपका अनुप्रास अलंकार के प्रकार है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। श्लेषालंकार क्या होता है, या श्लेष अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है, उपमा क्या होता है, रूपक क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, किस तरीके से यहाँ से पूरे क्वेश्चन आते हैं, सब पे अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको इन सभी टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ने हैं, क्लियर है। इसके बाद अलंकार आप जैसे कंप्लीट करोगे उसके बाद पढ़ना है क्या, देखो रस एवं रस के प्रकार। आखिर रस किसे कहा जाता है, रस की संख्या कितनी है, भरत मुनि के आधार पर रस की संख्या कितनी है, सर्वसम्मत के आधार पर रस की संख्या कितनी है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। नाट्य विधा के आधार पर रस की संख्या कितनी है। फिर रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, है ना, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और इसी श्रृंगार रस को रस राज या रसों का राजा भी कहा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। आखिर करुण रस किसे कहते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस किसे कहा जाता है, रौद्र रस किसे कहते हैं, वीर रस किसे कहते हैं, विभत्स रस किसे कहते हैं, भयानक रस किसे कहते हैं, अद्भुत रस क्या होता है, शांत रस क्या होता है, भक्ति रस क्या होता है, वात्सल्य रस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है।
है ना, पर्टिकुलर रस के नाम पढ़ेंगे, उसके स्थायी भाव क्या होता है ये पढ़ेंगे, और उससे संबंधित उदाहरण देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, जैसे आप रस कंप्लीट करोगे उसके बाद पढ़ना है आपको क्या, छंद के बारे में, छंद एवं छंद के प्रकार। छंद एवं छंद के प्रकार में देखिए क्या क्या पढ़ना है, छंद किसे कहा जाता है, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो चरण हो जाएगा, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, यति, गति, विराम, तुक, बंदी, गण, ये सब क्या है, छंद के अंग है, तो इसके बारे में पढ़ना है। छंद के प्रकार के बारे में पढ़ना है, मात्रिक छंद कौन सा होता है ना, और आपका मात्रिक छंद के बाद वर्णिक छंद कौन सा होता है, मुक्तक छंद कौन सा होता है, और मात्रिक छंद में पढ़ना है सम मात्रिक छंद के बारे में, विषम मात्रिक छंद के बारे में, अर्ध सम मात्रिक छंद के बारे में, और अर्ध सम्मात्रिक छंद में पढ़ेंगे आखिर दोहा किसे कहते हैं, सोठा किसे कहा जाता है ना, उल्लाला किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, कुंडलियां किसे कहा जाता है, हरि गीतिका, गीतिका, ये सभी छंद के बारे में हमको पढ़ना है। ये सभी छंद के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे मात्राओं की गणना करना है ना, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। किसमें, आपका छंद एवं छंद के प्रकार में। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसको कर लोगे, फिर पढ़ना आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन, और इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, आदिकाल, आदिकाल किसे कहते हैं, क्या उसकी विशेषताएं रही है, कौन कौन से कवि आए और उनकी रचनाएं कौन कौन से हुई, ये सब पढ़ना है। भक्ति काल के बारे में पढ़ना है, रीति काल के बारे में पढ़ना है, आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, है ना, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, किसमें, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। और एक चीज और दरकार, हिंदी भाषा का विकास से भी आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, कि आखिर हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से भाषाओं के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ, ये सब पढ़ना है आपको, किसमें, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। और ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है, देखो निबंध रचना, ठीक है। जैसे आपको निबंध लिख रहे हो तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप एक निबंध लिख रहे हो तो आदर्श निबंध में क्या गुण होने चाहिए, कि यार आप जब निबंध लिख रहे हो तो निबंध में विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे से हुआ, है ना। आप निबंध लिख रहे हो तो उस निबंध में आपने आदर्श शब्दों का प्रयोग किया है नहीं किया, यह भी मैटर करता है। और अब जब आप एक निबंध लिख रहे हो तो आप शब्द सीमा के दायरे में आकर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, यह भी इंपॉर्टेंट है। और जब आप निबंध लिख रहे हो तो निबंध में आपने सीधे रेखा का प्रयोग किया या नहीं किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और पत्र लेखन क्या होता है ना, पत्र किसे कहते हैं, पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है, और आप पत्र को लिख रहे हो तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हो तो उसका आपका संबोधन किस रूप में करना है ना, पत्र की समाप्ति किस रूप में करना है, मतलब पत्र लेखन से संबंधित पूरे नियमों को पढ़ना है, किसमें, पत्र लेखन में। उसके बाद अपठित गद्यांश या बोध शक्ति, ठीक है, अपठित गद्यांश या बोध शक्ति, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमको पढ़ना है। जैसे कोई गद्यांश दे देगा, पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, ऐसा, ठीक है, तो इसको भी हमको अच्छे से करना है। देखिए, अभी तक तो जो पूर्ण जो क्या सिलेबस होने वाला है मेंस का हिंदी का, ये जारी तो नहीं किया गया है। अगर जारी करेगा तो पुनः मैं एक और वीडियो बना लूंगा, लेकिन संपूर्ण हिंदी लिखा गया है, तो आपको मैं जितना भी बताया टॉपिक, इन सबको कवर अप करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम बहुत कम है और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है, जितना जल्दी हो सके आप तैयारी को स्टार्ट करिए अपना, ठीक है। फिर अब मिलते हैं हम लोग अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।